होता है, तनाव जब मोटिवेशन का काम कर रहा है हमारे लिए तब अच्छा है। जब वो ऐसे मोटिवेटर ना हो करके उससे आगे बढ़ रहा है तो फिर तनाव नुकसानदेह हो रहा है। हमने अपनी इस बुक में तनाव केवल बच्चों के तनाव पे चर्चा करी है, बच्चों के तनाव के बारे में बात करी है कि आजकल पहले कहते थे बड़ों को तनाव होता है, उनको अपना बिजनेस देखना है, घर देखना है, परिवार चलाना है, लेकिन आजकल बच्चों को भी तनाव हो रहा है और ये काउंसलर और साइकोलॉजिस्ट बहुत अच्छे से जान पाएंगे। मैं पिछले 13-14 सालों से सीबीएसई की टेली काउंसलर हूँ। जैसे जैसे एग्जाम के दिन नजदीक आने लगते हैं, फोन कॉल्स बढ़ने लगते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स बढ़ने लगती हैं, इतना हैरान परेशान रहते हैं। बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स भी बहुत परेशान रहते हैं, मैडम कुछ पढ़ता नहीं है, वो क्या करें, वो बस 2 घंटे पढ़ता है, क्या करें, उसका पास हो जाएगा कि नहीं, उसके नंबर आएंगे कि नहीं। इतनी क्वेरीज पेरेंट्स की होती हैं, हम कहेंगे पेरेंट्स हाइपर हो जाते हैं कई बार। तो तनाव जो है बच्चों में केवल, दूसरा हम कहें केवल पढ़ाई से नहीं हो रहा है, कि होता है एक एकेडमिक का परफॉर्मेंस जो है वो तो है, उसके अलावा जो तनाव के कारण है वो होता है एक असफलता का भय। असफलता का भय कहाँ से आ रहा है? हम सबकी ओर से। पेरेंट्स ने बोला बेटा A ग्रेड ही चाहिए, 90+ ही चाहिए, उससे कम नहीं आना चाहिए। तो ये जो एक प्रेशर बना दिया ना, स्कूल में टीचर ने बोला आई एम एक्सपेक्टिंग यू विल टॉप द क्लास, एक प्रेशर बन गया। दोस्त कहते हैं अरे तुम्हारा क्या, तुम तो कर ही लोगे। तो ये जो एक प्रेशर बन रहा है, स्यूडो प्रेशर बन रहा है बच्चे में, प्रेशर ऑफ परफॉर्मेंस, वो तनाव पैदा करता है कि हम नहीं कर पाए तो। और जब ये एक्सट्रीम पे चला जाता है तो बच्चा अपनी जीवन लीला समाप्त करने की सोचता है कि मैं इनकी उम्मीदों पे खरा नहीं उतरूं तो मेरा क्या होगा, मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। तो बच्चा ऐसे भी स्टेप उठा लेता है। तनाव का कारण आजकल बहुत कॉमन हो गया एक बॉडी शेमिंग है कि वो उसका कॉम्प्लेक्शन ऐसा है, उसकी ड्रेसिंग ऐसी है, वो मोटा है, वो पतला है, उसकी पर्सनैलिटी नहीं अच्छी है। तो बॉडी शेमिंग भी एक बहुत कॉमन टॉपिक है आजकल बच्चों के बीच में। तनाव का बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है वो कि हमें ऐसा दिखना चाहिए, हमें ऐसा पहनना चाहिए, तो ये एक परेशानी बढ़ रही है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका हमने अपनी बुक में बहुत डिटेल में बात करी है बच्चों के तनाव में। और हमने ये भी बात करी कि बच्चों के तनाव के सिम्टम्स कैसे होते हैं जो पेरेंट्स पहचान सकें। लाइक बच्चा इरिटेटेड रहता है, हर समय बार बार पे गुस्सा हो जाता है, खाना पीना छोड़ देता है, दोस्तों से भी नहीं मिलता, मतलब उसका मूड उखड़ा उखड़ा रहता है। अगर आपके बच्चे में ये सिम्टम्स 1 हफ्ते से ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं तो निश्चित रूप से ज़रूरत है आपको बच्चे के साथ बैठ के खुलकर बात करने की। और अगर आप नहीं उसको हैंडल कर पा रहे हैं तो आप काउंसलर से जरूर मिलिए, किसी एक्सपर्ट से मिलिए। 1 हफ्ते से ज़्यादा अगर आपको लग रहा है, क्योंकि कभी छोटी छोटी चीज़ें आती रहती हैं जिसका स्ट्रेस होता है, तनाव होता है, और वो समय के साथ वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं और ओवरकम हो जाता है बच्चा। लेकिन अगर ये कंटिन्यू हो रहा है तो आपको इस चीज़ पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए। दूसरा, तनाव को कम करने के लिए पेरेंट्स को कहीं ना कहीं बच्चों की हेल्प करना चाहिए। एक तो फिजिकल एक्सरसाइज आजकल बच्चों की कम है, स्कूल में बमुश्किल एक पीरियड वंस इन अ वीक मिलता है। मेरे कुछ फ्रेंड प्रिंसिपल और टीचर्स भी यहाँ बैठे हैं, वो भी जानते हैं कि वंस इन अ वीक एक पीरियड स्पोर्ट्स का दे दिया जाता है। बच्चा उस दिन कभी स्कूल मिस नहीं करना चाहता। प्लेग्राउंड्स आस पड़ोस सब बंद हो गया है, टीवी, मीडिया, मोबाइल, इन सब में बच्चे ज़्यादा समय बिता रहे हैं। तो बच्चों को फिजिकल एक्सरसाइज करवाइए, मेडिटेशन करवाइए, बच्चों के साथ समय बिताइए, उनके रिक्रिएशन का भी ध्यान रखिए। केवल पढ़ाई पे ही आप अपना फोकस मत रखिए। ओवरऑल पर्सनालिटी, जिसको हम कहते हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट, उसकी बात करिए, चाहे वो स्कूल हो चाहे घर हो। अगर हम होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करेंगे तो निश्चित रूप से बच्चे की पर्सनालिटी जो ग्रूम हो रही है, जिसको हम जिस तरीके से ग्रूम करना चाह रहे हैं वो वैसी ग्रूम हो रही है। तो तनाव बच्चे का दुश्मन है, सिर्फ बच्चे का नहीं सभी का दुश्मन है। लेकिन जब हम बच्चों के तनाव की बात कर रहे हैं तो बीइंग अ पेरेंट, बीइंग अ एल्डर, हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हम अपने प्रयास ऐसे करें कि बच्चों में तनाव ना हो, या हम उसको कैसे कम कर सकते हैं। एक जो हम तनाव की बात कर रहे हैं, पढ़ाई को लेकर तनाव होता है। एक नया तनाव में जो भी देख रही हूँ कि जब हम कोई बचपन में खेल कूद करते थे तो हमारा शौक होता था, कभी हमें खेलना होता था, कभी हमें खेलना नहीं होता था। कभी हम गर्मी की छुट्टी में ड्राइंग क्लास जाते थे, मूड होता था तो नहीं जाते थे, 4 दिन 5 दिन जाके भी छोड़ देते थे। लेकिन अभी एक नई चीज़ देखने को मिल रही है, अगर बच्चे ने बोल दिया कि मुझे गिटार सीखना है तो फिर वो गिटार उसका शौक नहीं, गिटार तो उसको एक परफॉर्मेंस, एक स्टेज परफॉर्मेंस के लेवल पे जाके सीखना है। तो ये प्रेशर भी बच्चों के पास होता है। जो मैं क्योंकि आर्ट एंड कल्चर भी कवर करती हूँ तो मुझे बताते हैं कि ये भी ऐसे भी मामले आते हैं कि बच्चे का इंटरेस्ट थोड़ी थोड़ी देर में 10 साल की उम्र तक बदलता रहता है
लेकिन पेरेंट्स पकड़ लेते हैं। वो कभी डांस करना चाहता है, कभी वो गिटार बजाना चाहता है, कभी वो सिंथेसाइजर बजाना चाहता है, लेकिन हाँ बेटा तो वही चॉइस उसकी पकड़ लेते हैं और फिर उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जबकि ये चॉइसेस चेंज होती रहती है। तो ये भी एक प्रेशर के रूप में, तनाव के रूप में आ रहा है कि बच्चे का फिर कहता है भैया छोड़ ही दो, मुझे तो कोई सा भी नहीं करना है। तो जो ये इंजॉय करने वाली चीजें होती हैं उन्हें इंजॉयमेंट पे भी रहने देना चाहिए। नहीं जाना किसी दिन गिटार क्लास, नहीं किसी दिन कथक सीखने जाना, तो छोड़ दीजिए उसको, उसके लिए कंपल्शन मत बनाइए, क्योंकि ये भी एक स्ट्रेस का रीजन हो रहा है और ये साइकोलॉजिस्ट के पास इस तरह के भी केसेस आ रहे हैं। तो ये मैं एक चीज मैं ऐड करना चाहती हूँ। थैंक यू। बहुत अच्छा बताया आपने। प्रीति जी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप ही से है। मैं अभी इसमें देख रही थी, एक टॉपिक दिया हुआ है हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग, और मेरे ख्याल से सभी को क्यूरोसिटी होगी ये जानने में कि हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग क्या चीज़ होती है। इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग, अलग अलग पेरेंटिंग स्टाइल्स जो होती हैं, निग्लेक्टफुल पेरेंटिंग, पॉजिटिव पेरेंटिंग, उनमें से एक जो अभी ज़्यादा चर्चा में है वो है हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग। हालांकि ये शब्द बहुत पहले विदेशों में आ चुका था, ये भारत में अभी कुछ ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग में हम बच्चे के साथ कैसा ट्रीटमेंट करते हैं कि हम सब कुछ उसके हथेली पे सजा देते हैं, दही जमा देना, ऐसा सब कुछ उसको तैयार करके रखना चाहते हैं। उसके फ्रेंड्स कौन होंगे ये हम तय करना चाहते हैं, वो क्या हॉबी चूज करेगा ये हम तय करना चाहते हैं, और वो किस तरह की जिंदगी जिएगा, उसकी थॉट प्रोसेस क्या होगी, वो अपने थॉट्स को हमारे सोचे हुए दायरे में करेगा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसमें कहा था कि आप बच्चे को अपने ज्ञान तक सीमित मत कीजिए, क्योंकि वो नए समय में अपने एक नए ज्ञान के साथ पैदा हुआ है। तो हम जो अपना सारा ज्ञान उस पर देना चाहते हैं, बजाय उसके हमें उसका भी कुछ सुनने की ज़रूरत होती है। मैंने एक इसमें एग्जांपल दूंगी कि एक बच्ची थी, उसको एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन को लेकर एक रैली में भाग लेना था, और उसकी मदर को इस बात का डर था कि इस तरह की रैलीज वगैरह में तो अरेस्ट वगैरह हो जाते हैं। अब बच्ची तो चली गई, लेकिन माँ की हालत देखिए कि माँ उस रैली जिस तरफ हो रही थी उसके अपोजिट साइड हो जाके खड़ी हो गई। तो इतना डर बच्चे को, 11th-12th की बच्ची थी, समझदार बच्ची थी, तो वो डिसीजन नहीं लेने देना, और ले लिया डिसीजन, तो सामने जाके खड़ी हो गई। तो उसकी माँ को से आवाज आया कि माँ आप उधर साइड खड़े होने की बजाय आ जाइए, प्रोटेक्शन में, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की हम रैली करें, हमारे साथ इन्वॉल्व हो जाइए। तो एक तरह का एक जो बच्चों की सोच पे, फिर हम बात करते हैं जो बड़ी क्लास में आते हैं कि आप हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल लाइए, आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होना चाहिए, आपके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग होना चाहिए, आपके अंदर एनालिटिकल थिंकिंग होना चाहिए। फिर पेरेंट्स सोचते हैं कि तो हमारे बच्चे के अंदर है नहीं, तो आपने बचपन से उसको उस तरह से सोचने ही नहीं दिया, उसको सोचने का मौका ही नहीं दिया। तो हमने इस किताब में बात की कि आप बैलेंस्ड पॉजिटिव पेरेंटिंग की बात कीजिए, इस तरह की परवरिश को अपनाइए जिसमें जब बच्चे को आपकी ज़रूरत हो तो आप उसको गाइड कीजिए, जब वो अच्छा करे तो आप उसको मोटिवेट कीजिए, और जब वो गलत है तो आप उसको करेक्ट भी कीजिए। हम बच्चों को डांटना भी बिल्कुल छोड़ चुके हैं, और जब वो बड़ी बड़ी क्लासेस में जाते हैं और जब उनको डांट पड़ना शुरू होती है, और जब पेरेंट्स डांटना शुरू करते हैं तो उन्हें लगता है ये नई चीज़ क्या आ गई, हमें तो कभी डांट पड़ी ही नहीं है, और अचानक से में डांट पड़ना शुरू हो जाती है। फिर यहाँ से इमोशनल प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, जो हम अखबारों में पढ़ते हैं कि मोबाइल छीन लिया तो 4th क्लास के बच्चे ने जाके सुसाइड कर ली, क्योंकि पहले तो आपने उसको टोका नहीं, और जब आपने अचानक से उसको डांटना शुरू करा तो उसने इस तरह का स्टेप उठाया। तो इसमें हमने बात की है बैलेंस पॉजिटिव पेरेंटिंग की, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ डांटिए, जहाँ अच्छा करे वहाँ प्यार कीजिए, और उसको उसके तरीके से सोचने की आज़ादी दीजिए। विवांशु सर यहाँ बैठे हैं, बाल अधिकार पे उनका काफ़ी काम है। तो बाल अधिकारों को लेकर मैंने यूनिसेफ की एक फेलोशिप करी है, जो ये बोलती है कि आप बच्चे के लिए शिक्षा स्वास्थ्य का इंतजाम करेंगे, लेकिन आप उसको सोचने की आज़ादी भी देंगे, आप उसको अपने तरीके से सोचने का मौका देंगे, क्योंकि हो सकता है कि आपको भी बच्चे से कुछ नया सीखने को मिल जाए, हो सकता है आप ही बच्चे से धैर्य सीख लें, हो सकता है आप बच्चों से ठहरना सीख लें। बच्चे आपको क्या क्या बना देते हैं, बच्चे आपको एक साइकोलॉजिस्ट भी बनाते हैं, वो आपको एक टीचर भी बनाते हैं, वो आपको एक डॉक्टर भी बनाते हैं। तो बच्चों से भी आपको सीखना है, हमें सिर्फ बच्चों को ही नहीं सिखाते रहना, हमें बहुत सारी चीज़ें बच्चों से सीखने को मिलती हैं। एक एग्जांपल अभी देना चाहूँगी, मेरे बेटे को स्कूल में कोई बच्चा बहुत ज़्यादा मारता था, और वो बार बार अपने टीचर के पास कंप्लेंट करने जाता था। तो उसने मेरे से ये प्रॉब्लम शेयर करी, तो मैंने कहा बेटा तुम एक काम करना, तुम टीचर के पास खड़े ही रहना कि जब तक आप कोई सोल्यूशन नहीं निकालोगे मैं यहाँ से नहीं हटूंगा। उसने मेरी बात सुन ली, अगले दिन आया, मम्मी उस बच्चे ने मुझे आज नहीं मारा। मैंने कहा क्यों? बोले मम्मी मैंने सोचा बार बार टीचर के पास जाऊंगा, सब बच्चे टीचर के पास जाते हैं, टीचर भी डांट के चुप हो जाती है, मैंने उस बच्चे से दोस्ती कर ली।
मैंने दोस्ती कर ली और उसने मैंने उससे बोला भाई मैं तेरा दोस्त हूँ, आज से तुम मेरे को मारना मत। उसने कहा हाँ भाई आज से मैं तेरे को नहीं मारूंगा, आज से तू मेरा दोस्त है। तो उसने अपना एक नया रास्ता जो है खोज लिया। तो हमें कल ही मुझे एक क्वेश्चन उसने करा कि मम्मी जब इंसान जमीन में चिपका रहता है, रुका रहता है, तो फिर एरोप्लेन नीचे क्यों नहीं आ जाता, एरोप्लेन क्यों नहीं नीचे आ जाता। तो वही हमें पढ़ना पड़ा फिर गूगल पे कि थ्रस्ट क्या होता है और क्यों नहीं आता, ग्रेविटी कहाँ तक कायम रहती है। तो बच्चों को भी उनके तरीके से सोचने, उनकी प्रॉब्लम को, अपनी समस्याओं का हल करने का जो मौका है वो उनको देना चाहिए। सर कुछ। मैं विभांशु जोशी 20 साल से बच्चों के चाइल्ड प्रोटेक्शन पढ़ा रहा हूँ और जो आपकी पहली पुस्तक थी वो मेरे लिए बहुत लाभकारी सिद्ध हुई। मैंने उसका इस्तेमाल किया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। और मैं मध्य प्रदेश बाल आयोग में सदस्य रहा, दिल्ली देश भर में मैं जाता हूँ पढ़ाने। मेरा आज का सवाल पेरेंटिंग को लेकर है। शिखा जी, पहले आपसे मुखातिब होना चाहूँगा कि मैं देख रहा हूँ जो सामने आपका बुक का जो कवर पेज है, सशक्त अभिभावक, उसमें 2 अभिभावक दिखाए गए हैं, डॉक्टर शिखा रस्तोगी और प्रीति जैन लेखक हैं और 2 अभिभावक हैं। मैं चूंकि बाल आयोग में रहा और मैं देश में काम करते समय मैंने देखा कि सिंगल पेरेंटिंग आज हमारे देश की सबसे बड़ी चुनौती बनती जा रही है। समस्या मैं नहीं कहूंगा उसे, परिस्थितियां हैं, चुनौती बनती जा रही है। तो क्या आपकी पुस्तक सिंगल पेरेंटिंग को लेकर कुछ हमारा ध्यान आकर्षित कर रही है, इसका बारे में जानना चाहूंगा। धन्यवाद। देखिए, वेरी फ्रैंकली अभी इस बुक में जो हमने बात करी है वो समाज के जो कॉमन नियम हैं, जो समाज की मान्यताएं हैं, उनको लेकर के, परिवार की जो मान्यता हमारे यहाँ चली आ रही पीढ़ियों से, उसको लेकर हमने बात करी है। और तो अभी हमने सिंगल पेरेंट की बात नहीं करी है। आपने बहुत अच्छा टॉपिक दिया है जो हम अपनी अगली बुक में उसको ऐड कर सकते हैं। लेकिन एक चुनौती है, निश्चित रूप से एक चुनौती है। लेकिन आजकल गवर्नमेंट की ओर से भी या प्राइवेट एसोसिएशंस वगैरह की ओर से भी सिंगल पेरेंट्स को भी पूरी इंपॉर्टेंस दी जा रही है। कई बार सबसे बड़ी परेशानी आती है कि कॉलम है, एक फॉर्म भरना है बच्चे को, उसमें नाम लिखना जरूरी है। सीबीएसई की ओर से भी ऐसे कुछ नॉर्म्स आ गए हैं कि अगर आप नहीं लिखना चाह रहे हैं तो नाम जरूरी नहीं है। पहले मदर के नाम का कॉलम ही नहीं होता था, आज पहले मदर का नाम लिखा जाता है फॉर्म पे। तो जिससे कि आप बच्चे को भी सपोर्ट कर रहे हो और पेरेंट को भी सपोर्ट कर रहे हो। सिंगल पेरेंट मदर भी हो सकते हैं और फादर भी हो सकते हैं। तो सोसाइटी में ये चीजें बढ़ रही हैं, नो डाउट। और उसके साथ साथ में सिंगल पेरेंट के लिए बच्चों का पालन पोषण एक चुनौती बन रहा है। तो मेरी रिक्वेस्ट उन पेरेंट्स से ऐसी होगी कि आप पहले तो आप सिंगल पेरेंट होने के कारण से आपको क्या बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, जो जिनको आप अपने बच्चों के साथ उनको आप अप्लाई करके और आप आगे बढ़ें, चाहे वो एजुकेशन का फील्ड हो, चाहे वो सोसाइटी में हो, कहीं भी हो। आज एक ही ऐसी कोई धारणा नहीं है कि नहीं सिंगल पेरेंट हैं तो लोग उनको गलत नजर से देख रहे हैं या बुरा बोल रहे हैं। वो जमाने अब नहीं है। एक एडवांस जो हम जिस सोसाइटी की ओर बढ़ रहे हैं वो उनको भी हम सोसाइटी में उतनी ही रिस्पेक्ट देते हैं, उतनी ही अच्छे से हम उनको एक्सेप्ट करते हैं। तो निश्चित रूप से हमने अभी इसमें समाज के, परिवार की बातें करी हैं और आगे हम इस पर जरूर ध्यान रखेंगे और आगे हम लिखेंगे। थैंक यू विभांशु जी। क्योंकि सिंगल पेरेंटिंग की बात निकली है तो इसी रूफ के नीचे एक बहुत सक्सेसफुल सिंगल पेरेंट भी हैं जिन्होंने अपने बच्चे को बहुत अच्छे से रेज किया है, जिनकी जर्नी को मैंने भी देखा है। लेकिन मेरे ख्याल से अभी हम लोग चाय पे चर्चा के साथ में काफ़ी कुछ आप उनसे भी चर्चा कर सकती हैं। तो हम पहले अपने इस प्रश्नोत्तर को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि मैं देख रही थी कि इसमें आपने एक मैनेजमेंट का विषय लिया। मैनेजमेंट से हम सब अवगत हैं, बहुत प्रकार के मैनेजमेंट है, हम पढ़ भी रहे हैं। लेकिन आपने थॉट मैनेजमेंट और ड्रीम मैनेजमेंट करके एक टॉपिक लिया है इसमें, तो उसमें आपने क्या बताना चाहा है? रश्मि, मैनेजमेंट तो सभी को ज़रूरत होती है मैनेजमेंट की। अगर हमने अपनी लाइफ को मैनेज नहीं किया, लाइफ की एक्टिविटीज़ को मैनेज नहीं किया, तो बहुत सारे हैसल्स हमको लाइफ में फेस करने पड़ते हैं। बहुत सारे मैनेजमेंट हैं, सेल्फ मैनेजमेंट है, एंगर मैनेजमेंट है। तो उसके साथ में हमने एक नया कॉन्सेप्ट जो लेकर के हम आए हैं वो है ड्रीम मैनेजमेंट और थॉट मैनेजमेंट। ड्रीम मैनेजमेंट, अगर हम ड्रीम की बात करें तो एज ए साइकोलॉजिस्ट सिगमंड फ्राइड ने बहुत ज़्यादा काम किया है ड्रीम पर, साइको एनालिसिस में। और उनके अनुसार जो हमारी दबी हुई इच्छाएं होती हैं या जिनके बारे में हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं, वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में रहती है और वहाँ से वो हमारे सपनों में आती है, या हम कहें कि वो सपनों के माध्यम से पूरी होती हैं।
तो सिगमंड फ्राइड ने ईड ईगो सुपर ईगो की बात करी है, लेकिन यहाँ पर हम उन सपनों की बात ही नहीं कर रहे हैं। यहाँ हम उन सपनों की बात कर रहे हैं जो खुली आंख से देखे जाते हैं और उनको पूरा करने की कोशिश की जाती है। हम अपने बच्चों को मोटिवेट करें कि सपने देखो और उनको पूरा करने का प्रयास करो। केवल सपने देखने से बात नहीं बनती है, समय, एज और वातावरण के अनुसार हम उनको समझाएं और उनको आगे बढ़ाएं। तो एक क्लास में अगर स्कूल के बच्चे को देखें तो उसका सपना हो सकता है कि मैं क्लास में टॉप कर लूं। एक बच्चे का सपना हो सकता है कि मैं क्लास में मॉनिटर बन जाऊं। अगर आप वैसे ही आगे बढ़ेंगे तो बच्चा कहेगा मुझे अच्छी जगह पे एडमिशन मिल जाए, अच्छे कॉलेज में, मुझे अच्छा जॉब मिल जाए। फिर आगे होगा कि मुझे अच्छा मकान हो मेरा, मेरी अच्छी फैमिली हो, मेरी गाड़ी हो। तो ऐसे एज के साथ साथ सपने बढ़ते जाते हैं और जो टाइप ऑफ ड्रीम्स होते हैं वो चेंज होते हैं। हम आज से 20 साल बाद का सपना एकदम से नहीं देख सकते, तो सपने देखना बहुत जरूरी है। हम जितने ज्यादा सपने देखेंगे उतने ज्यादा प्रयासरत होंगे। अब केवल सपने देखने से काम नहीं चलेगा, हमें क्या करना है? बीइंग अ पेरेंट्स को ये करना है कि उन सपनों को बच्चे कैसे पूरा करें उसकी प्लानिंग करनी होगी। चाहे वो फाइनेंशियल मैटर पे हो कि अगर बच्चा इस फील्ड में जाना चाह रहा है तो उसके लिए हम कैसे उसकी फीस जुटा पाएंगे, हमारे बजट में क्या है और क्या नहीं है। उस टारगेट को पाने के लिए हमें क्या करना है, कैसी पढ़ाई करवानी है बच्चे को, कौन से सब्जेक्ट दिलाने हैं, कहीं अगर हमें कोचिंग करानी है या कहीं हमें बाहर भेजना है तो वो प्लानिंग हमें करनी होगी। इसके साथ साथ बच्चे को हमें उसमें एक्सपर्ट बनाना होगा। उस फील्ड में उसको एक्सपर्ट बनाने के लिए चार किताबी ज्ञान देकर के हम एक्सपर्ट नहीं बना सकते हैं। हमें जीवन के अनुभव से भी उसको सिखाना बहुत जरूरी है। केवल किताबी ज्ञान देकर के बच्चों को एक्सपर्ट नहीं बनाया जा सकता है। तो हम बार बार ये कहते हैं कि बच्चों को उनके वातावरण में उसमें घुलने मिलने दीजिए। इतना प्रोटेक्ट मत करिए, अरे घर से मत निकलो, बाहर मत निकलो, ऐसा हो जाएगा, बाहर एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो जब तक बच्चा निकलेगा नहीं, जानेगा नहीं तो उसको हैंडल कैसे करेगा? और एक न एक दिन तो उसे बाहर आना ही है। तो बहुत जरूरी है कि हम जो सपने देख रहे हैं या हमारे बच्चे जो सपने देख रहे हैं उसको पूरा करने के प्रयास किए जाते रहें। अब एक कोई कहता है कि मेरा सपना है मैं मैराथन जीत लूं, तो मैराथन जीत के एक दिन पहले उसने दौड़ना शुरू किया और अगले दिन मैराथन में गया और वो जीत जाएगा क्या? ऐसे सपने पूरे नहीं होंगे। उसके लिए उसको क्रमबद्ध तरीके से प्रयास करना होगा। एक बच्चा सोचे मेरे को टॉप करना है, तो उसके लिए भी उसको क्रमबद्ध तरीके से अपनी पढ़ाई करनी होगी, अपनी तैयारी करनी होगी और तभी वो अपने टारगेट को पा सकता है। अगर हम थॉट मैनेजमेंट की बात करें तो थॉट्स हमारे जो हैं वो हमारी पर्सनैलिटी होते हैं। जो हमारे विचार हैं, हमारे विचारों से हमारी पर्सनैलिटी बनती है। अगर हम आपसे पूछें कि दिन भर में हमारे दिमाग में इन जनरल कितने विचार आते होंगे, बताइए आप, कोई बताना अगर चाहें। लगभग 60 to 70,000 थॉट्स हमारे दिमाग में एक दिन में आते हैं। जब हम बहुत सारा खाना खा लेते हैं तो क्या होता है? इंडाइजेशन। वैसे ही अगर बहुत सारे थॉट्स हमारे दिमाग में हैं तो क्या होगा? हम पटरी पे नहीं चल पाएंगे। जब बहुत सारा खाना है और हमारी चॉइस, हम उसमें अपनी चॉइस देखेंगे और उस चॉइस के अनुसार जो हमें पसंद है, जो अच्छा लगेगा हम उसको खा लेंगे, जो हमारी प्रायोरिटी नहीं होगी उसको हम छोड़ देंगे। वैसे ही हमें थॉट मैनेजमेंट में करना पड़ेगा। हमारे काम के जितने थॉट्स हैं उनको हम रखेंगे, बाकी को पीछे छोड़ देंगे। हम उतने थॉट्स के साथ आगे नहीं बढ़ सकते हैं क्योंकि हम किसी पे भी काम नहीं करेंगे, फिर हम उलझे ही रहेंगे, परेशान रहेंगे। इतने विचार हैं। कभी कई बार बच्चे काउंसलिंग के टाइम पे बोलते हैं मैडम फिजिक्स पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री पढ़ने का मन होता है, केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो दिमाग में आता है मैथ्स पढ़ लें, मैथ्स पढ़ते हैं अरे वो वाली फाइल पूरी करनी है। तो कितने थॉट्स चल रहे हैं और बच्चा उसी में उलझ जाता है। सबसे अच्छा तरीका है विचारों को संयमित करने का या थॉट मैनेजमेंट का कि पहले तो अपनी प्रायोरिटी सेट करिए, उसके अनुसार उन थॉट्स को आप अपने दिमाग में जगह दीजिए या उनके साथ आप आगे बढ़िए, उन पर ज्यादा सोचिए, आगे काम करिए जो आपके लिए जरूरी है। प्रायोरिटी के अनुसार उन थॉट्स के साथ आप आगे बढ़िए। उसके बाद आता है कि अगर आपके पास बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, वो आपको परेशान कर रहे हैं, तो सबसे आसान तरीका है कि आप एक पेपर और पेन लेकर बैठिए, लिख डालिए। सबसे आसान तरीका है। और लिखने के बाद उनको आप
अगेन आप उसको प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग सेट कर लीजिए और फिर एक एक पे काम करिए। जैसे हम व्हाट टू डू लिस्ट बनाते हैं, हम लोगों की आदत है, रोज सुबह एक लिस्ट बनती है व्हाट टू डू, आज के काम लिख लिया, उसके बाद शाम को उन पे टिक कर लिया, हाँ रिलैक्स, आज हमने जो सोचा था हमने कर लिया। तो इसी तरीके से थॉट मैनेजमेंट हमको करना होगा कि हमारे जो विचार आ रहे हैं उनको हम लिख लें और लिखने के बाद हम ये देखें कि हमें क्या पहले करना है। अगर एक बच्चे के लिए कहें तो उसका फिजिक्स का एग्जाम 6 दिन बाद है और उसको फाइल कल जमा करनी है, उससे पहले क्या करना चाहिए ये उसको डिसाइड करना है। समझदारी इसी में है कि पहले वो फाइल पूरी करके कल जमा कर दे और फिर 5 दिन जो बच रहे हैं उसमें वो अपने एग्जाम की तैयारी कर लें। तो इस तरीके से हमें अपनी प्लानिंग करनी चाहिए और अपने थॉट्स को एक जो है प्रॉपर तरीके से हमें चैनलाइज करके आगे बढ़ना चाहिए। मैं शुरू करता हूँ वहाँ से जहाँ से हमारा अंतिम सवाल हुआ था। मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा रिलेवेंट था कि इस पुस्तक की आवश्यकता क्यों, क्या ऐसी पुस्तकों की ज़रूरत है। क्योंकि मैं भी जब ये पुस्तक मेरे हाथ में आई तो मैंने जब इसको पूरा पढ़ा, इसके 10 जो चैप्टर थे उसके अलग अलग चैप्टर पर्सनालिटी डेवलपमेंट से शुरू होके और वो पूरा मानसिक समस्याएं उन तक जब पहुंचा मैं, तो मैंने देखा कि बहुत सारी चीज़ें इसमें एक तरह से जो हम कहते हैं कि पेरेंट्स के लिए मैनुअल कि किस तरह से हमें बच्चों की परवरिश करनी चाहिए और किस तरह से उनको देखभाल और कैसे छोटी छोटी चीज़ों को उनको देखना चाहिए, इस पर बहुत बारीकी से वो सारी बातें की गई थी। तो मेरे मन में भी सवाल आया कि जब मैं पुस्तक के ऊपर बात करूंगा तो शायद बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होगा क्या इसकी जरूरत है और अगर है तो कितनी इसकी आवश्यकता है। तो मुझे लगा कि इसके लिए थोड़ा पुस्तक से अलग भी मुझे कुछ खोजना होगा, कुछ रिसर्च करनी होगी। तो मैंने कुछ देखा क्योंकि मेरे मन में कुछ सवाल थे कि शायद आजकल मैं देखता हूँ कि पेरेंट्स जो है अपने बच्चों की परवरिश को लेकर, हम अभी यहाँ जो बातचीत कर रहे थे वो बच्चों के तनाव की बात कर रहे थे कि बच्चे तनाव में हैं, उनके तनाव को हम समझें, उनके तनाव को हम दूर करें। पर मैंने कई बार ये महसूस किया, बहुत सारे पेरेंट्स हैं उनसे डिस्कशन होता है, चर्चा होती है कि बच्चों की परवरिश को लेकर बच्चे तो जितने तनाव में हैं उनकी चिंता तो बच्चों के, लेकिन पेरेंट्स से उससे ज्यादा तनाव में कई बार मुझे दिखाई देते हैं। तो पेरेंट्स अगर तनाव में हैं बच्चों की परवरिश को लेकर तो उनके तनाव को कैसे कम किया जाए। हम बच्चों के तनाव की तो बात कर रहे हैं कि बच्चों का तनाव तो हमें कम करना है। तो मुझे लगा कि शायद ऐसी पुस्तकें उन पेरेंट्स के तनाव कम कर सकती हैं, उन्हें कोई रास्ता सुझा सकती हैं, उन्हें कुछ एक दिशा दे सकती हैं। तो शायद ये एक मेरे मन में एक जैसे कहते हैं कि हाइपोथेसिस थी, मेरे मन में था कि शायद इस तरह की पुस्तकें उसमें मदद करते। तो मैंने कहा इसको ढूंढे, हमारे सपोर्ट में कुछ डाटा फिगर कुछ है तो शायद हम और ज्यादा प्रभावशाली ढंग से इस पुस्तक की वकालत कर पाएंगे कि ये बहुत जरूरी और समय की मांग है और समाज की आवश्यकता है। तो मैंने देखा तो कुछ रिसर्च करके मैंने फिगर निकाले। ये अगर फिगर आप सुनेंगे तो आपको भी थोड़ा सा आश्चर्य होगा। इसमें एक जगह मैं ढूंढ रहा था, ढूंढते ढूंढते लिखा एक लेख के अनुसार मनोचिकित्सकों की माने तो हर चौथा अभिभावक बच्चों की वजह से अवसाद में है। ये रिसर्च फिगर है और ये एक साइकोलॉजिस्ट है, उनकी रिसर्च का ये कंक्लूजन है। इसी तरह से एक और मैं ढूंढ रहा था तो उसमें निकला कि बच्चों और रिश्तेदारों के सामने खुद को सर्वश्रेष्ठ साबित करने की होड़ में माता पिता खुद को कहीं ना कहीं खुशहाल जीवन से दूर करते जा रहे हैं। एक दूसरी रिसर्च का ये निष्कर्ष था। और एक और चीज सामने निकल के आई कि मोबाइल टीवी के कारण बच्चों को माता पिता की जरूरत कम लगने लगी। मतलब मोबाइल और टीवी बच्चों की माता पिता की जरूरत को कम कर रहे हैं, ये भी एक कहीं ना कहीं निकल के आया। और एक और मनोवैज्ञानिक उन्होंने कहा कि आज अच्छा अभिभावक बनना चुनौतीपूर्ण है। ये उनका कथन स्टेटमेंट, उसको मैं एज इट इज कोट कर रहा हूँ। और एक और रिसर्च में पढ़ रहा था तो उसमें निकल के आया कि बच्चों में पनपती हिंसात्मक प्रवृत्ति के लिए जिम्मेदार कौन है। इस सवाल में डॉक्टरों का कहना है, उनका जो जवाब है कि हिंसा के लिए 3/4 दोषी मैं उनके माता पिता और पारिवारिक माहौल को मानता हूँ और बाकी 25% के लिए जिम्मेदार हैं फिल्में और टेलीविजन। तो यानी कि हम बच्चों को हिंसा से दूर रखना चाहते हैं और हम ही खुद उस हिंसा के लिए जिम्मेदार हैं। ये शायद हमको भी नहीं मालूम। हम कहते हैं कहीं फिल्में जिम्मेदार हैं, कहीं मीडिया जिम्मेदार है, कहीं, लेकिन रिसर्च ये कह रही है कि माता पिता स्वयं 75%, 75% जिम्मेदारी उनकी है। इसी तरह से एक और फाइंडिंग आई कि 90% ऐसे अभिभावक हैं जो अपने बच्चों का रुचि का आकलन किए बगैर ही अपने लक्ष्य का निर्धारण कर देते हैं। बच्चों के ऊपर कुछ भी थोपना नहीं चाहिए, यानी बच्चों के ऊपर हम अपनी रुचियों को थोप रहे हैं, उनसे बिना कुछ समझे उनका
आजकल तो हम लोग बहुत मॉडर्न उसमें और बहुत साइंटिफिक एज में जीवन जी रहे हैं। लोग कहते हैं कि साइकोमेट्रिक टेस्ट बच्चों का होना चाहिए और उनको समझना चाहिए कि बच्चे की क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है, लेकिन हम उसको ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो हमारी प्रायोरिटी में नहीं है। तो इस तरह से हम देखें कि बहुत सारी चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जो पेरेंट्स को समझनी चाहिए। और मुझे लगता है कि इसीलिए मैं इस पुस्तक की जो रिकमेंडेशन सबके लिए करना चाहता हूँ कि ये बच्चों का तनाव दूर करने में भी मदद करेगी और माता पिता का तनाव दूर करने में भी मदद करेगी। अगर एक पुस्तक से 2 समाधान हो सकते हैं तो मुझे लगता है कि इससे बेहतर पुस्तक और क्या हो सकती है। और आज शायद समाज की जो है सबसे बड़ी जो आवश्यकता है कि जो जिनके जिम्मे हम भविष्य छोड़ते हैं, जिनको हम राष्ट्र का निर्माता बोलते हैं, जिन बच्चों पर हम कहते हैं कि पूरा आने वाले समाज का, दुनिया का जिम्मेदारी है, उन बच्चों की पेरेंटिंग अगर आज नहीं होगी, अगर आज ठीक ढंग से हम नहीं करेंगे तो कैसे वो बेहतर समाज की कल्पना हम कर सकते हैं। और एक ऐसा समाज जिसमें हम विश्व शांति की बात करते हैं, हम जिसमें अहिंसा दूर दूर तक हमें न दिखाई दे, गांधी की बात हमने अभी की, अगर इन सब बातों को करते हैं तो उस सपने को अगर साकार करना, वो समाज जो परिकल्पना है उसको अगर हम देखना चाहते हैं उसको साकार रूप में, तो मुझे लगता है कि ये सब बातें हमें कहीं ना कहीं, और आजकल सारी चीजें साइंटिफिक होती जा रही है। हमने जीवन में बहुत सारी चीजें हम संस्कारों से सीखते थे, परंपराओं से सीखते थे, बुजुर्गों से हम कहते थे कि पेरेंट्स हमारे साथ थे, उनके साथ हम सीखते थे। लेकिन आजकल जब हम न्यूक्लियर फैमिली की तरफ जा रहे हैं तो उसमें फिर हमें वो दूसरे माध्यम हमें चुनने होंगे, दूसरे सोर्सेस हमारे पास होने चाहिए जो हमें वहाँ गाइड कर सके, क्योंकि हमने उन रास्तों को तो छोड़ दिया उन जिन पर हम निर्भर थे, जो हमें ऑटोमेटिक मिलते थे, प्राकृतिक रूप से हमारे बिना चाहे अनचाहे वो हमें कहीं ना कहीं मदद करते थे। तो इसलिए हमें अब उनकी सारी पूरी तैयारी करनी, उनके ऑप्शन हमें चुनने होंगे। तो इसलिए शायद पुस्तक की उस समय शायद पुस्तक की आवश्यकता नहीं होती थी, इसलिए ज्यादा पुस्तकों की हमें आवश्यकता है। और दूसरी जो चिंता है आने वाले समय की, कि जो डिजिटल उसकी बात कर रही थी, राखी बात चल रही थी, हम दोनों भी लेखकों ने बात की वहाँ पे, कि चिंता का विषय ये कि हमारे आज ही मैं हमारे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के डायरेक्टर जनरल रह चुके प्रोफेसर के.जी. सुरेश, आज वो एक मीडिया सेमिनार में लेक्चर दे रहे थे, ऑनलाइन लेक्चर को सुन रहा था। वो अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे। वो बोले कि मैं दिल्ली से कहीं प्रोग्राम में शामिल होने के लिए ट्रेन से जा रहा था और सुबह 3:30 बजे अचानक एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी मैंने, और मेरी नींद खुल गई और वो सामने वाली बर्थ पर वो अपनी माँ के साथ वो बच्चा था। तो मैंने देखा कि 2 साल का बच्चा है, वो रो रहा है, लगातार रो रहा है। माँ उसको चुप कराने की कोशिश कर रही, मेरी भी नींद डिस्टर्ब हुई, मैं भी चाह रहा था कि किसी तरह सो जाए। मैंने अपनी कोशिश की, तकिया वकिया लगाने की कोशिश की कान पे, लेकिन नहीं हो पाया। मैं फिर अनायास मेरा ध्यान गया, बार बार जो है वो बच्चा एक शब्द बोल रहा था जिस पर मुझे गौर हुआ कि क्या कह रहा है। वो कह रहा था ऊटू ऊटू। बच्चा बार बार ऊटू ऊटू कर रहा था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि इसकी समस्या ऊटू है, और माँ उसको बार बार कह रही थी कि नहीं नहीं सो जाओ, चुप कराने की कोशिश कर रही थी। 2 साल का बच्चा था और सुबह 3:30 बजे की बात है। तो बोले धीरे धीरे जब मेरी बातचीत हुई, मैंने समझा क्या प्रॉब्लम है, तो समझ में आई कि प्रॉब्लम यूट्यूब है। वो ऊटू कर रहा था 2 साल का बच्चा, और वो यूट्यूब देखना चाहता। तो रात में 3:30 बजे उसको याद आ गया। तो 2 साल का बच्चा यूट्यूब देखना चाह रहा है सुबह 3:30 बजे सबको जगाकर। इससे आप कल्पना कर सकते हैं कि ये हमारी आने वाली पीढ़ी है। तो हमारी जो पेरेंटिंग की जो प्रॉब्लम है ये कितनी बढ़ने वाली है, कितनी विकराल होने वाली है। और एक और इसी से जुड़ा बात बताऊं कि कल मैं इंदौर में था, किसी प्रोग्राम में गया था, वहां से लौट रहा था, तो हमारे एक मित्र ने उन्होंने कहा कि आप खाना खाते हुए जाइएगा। तो मैं उनके यहाँ चला गया। उनकी भी जो है वो बच्ची शायद 2 या 2.25 साल की होगी, और मेरे पैर में कहीं कुछ एक खरोंच आ गई थी। तो मैं चूंकि चप्पलें बाहर उतार के उनके ड्राइंग रूम में बैठा था, तो खरोंच दिखाई दे रही थी। तो बेटी आई उनकी ऐसी, अंकल अंकल, और उन्होंने कहा अंकल आए, और उन्होंने कहा कि ये आपके पैर में क्या लग गया। जो खरोंच थी उसने तो देखी, तो बोले क्या लग गया। तो उसके पिताजी उसको बोलते हैं, बोले अंकल को चोट आई है क्योंकि ये वीडियो बहुत देखते हैं। तो बोले तुम भी अगर वीडियो ज्यादा देखोगी तो ये इसी तरह की चोट आ जाएगी। तो वो उसके पिताजी उसको मेरे सामने समझाया। तो मैं समझ गया कि इस बच्ची को वीडियो देखना इन्होंने सिखा दिया, और ये इतनी बेतहाशा वीडियो देखती है कि अब खुद ही उस समस्या से मुक्ति वो चाहते हैं, और वो बच्चे के अंदर भय पैदा कर रहे हैं, उस बच्ची के अंदर, और उसको जो है। तो ये सारी चुनौतियां हमारी आने वाले समय की, जिनसे हमको जूझना है, जिनसे हमको निपटना है। इसलिए शायद आज बहुत आवश्यक है कि हम इस विषय पर चिंता करें। बच्चों की देखभाल
सही मायने में सही ढंग से बेहतर ढंग से कैसे हो सकती है, उनका विश्लेषण, उनका एनालिसिस करके उनकी मानसिकता को समझें, उनकी सोच को समझें, उनके व्यक्तित्व को समझें। और ये बात जो अभी शिखा जी कह रही थी कि हर बच्चा एक जैसा नहीं होता है, हर बच्चा अलग अलग ढंग का होता है। और उसके लिए भी मैं देख रहा था कि क्या, क्योंकि मेरे मन में भी ये पुस्तक को पढ़ते समय सवाल आया कि क्या हर बच्चे की पेरेंटिंग एक जैसी होनी चाहिए? अगर इसमें कुछ गाइडलाइन हमें दी हुई है तो क्या हम हर बच्चे पर ये अप्लाई कर सकते हैं? तो मैंने थोड़ा उसके लिए फिर बाहर मैंने भी उसकी रिसर्च की, तो उसमें भी एक चीज़ मुझे निकल के आई कि 1950 में मैं उसको निकाल के लाया कि 1950 में एक अमेरिका में एक रिसर्च हुई थी। एक अलेक्जेंडर थॉमस और एक स्टेला चेज, दो दंपत्ति थे जिन्होंने 133 बच्चों के ऊपर रिसर्च की और उन बच्चों को 30 साल की उम्र तक उन्होंने ऑब्जर्व किया। और उस ऑब्जर्वेशन के बाद उन्होंने 3 कैटेगरी बनाई। उन्होंने कहा कि बच्चे 3 तरह के होते हैं। उन्होंने एक कहा कि जो है वो इजी चिल्ड्रन, जिन्हें संभालना आसान होता है। दूसरा उन्होंने कहा डिफिकल्ट चिल्ड्रन, जिन्हें संभालना बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। और एक तीसरा उन्होंने कहा स्लो टू वार्म अप चिल्ड्रन, जो किसी चीज को लेकर बहुत धीमी प्रक्रिया देते हैं या बहुत समय लगाते हैं। ये 3 कैटेगरी उन्होंने, तो मुझे लगा कि शायद इसमें भी हमें उन सारे विकल्पों पे विचार करना होगा कि हमारे बच्चे के लिए बेस्ट क्या है, बेहतर क्या है, कौन सा फॉर्मूला, कौन सी टेक्निक या कौन सा तरीका हमें उस पर अप्लाई करना है जिससे कि हम उसको बेहतर इंसान बना सकते हैं, बेहतर जीवन दे सकते हैं। और उसको, और एक और बात, कहीं ना कहीं पुस्तक को जब पढ़ रहा था तो विकास से पुस्तक शुरू हुई, बीच में एक महत्वपूर्ण, तो सारी बिंदुओं पर तो चर्चा करना संभव नहीं है, लेकिन सफलता, क्योंकि सफलता पर एक बड़ी बहस हुई है कि सक्सेस, कि हमारा बच्चे को हमें सफल बनाना है, एक सफल जीवन देना है। तो सफलता का हमारा मापदंड क्या है, सफलता का हमारा पैमाना क्या, और हम सफलता किसे मानते हैं, ये भी शायद हमारे सबके लिए सफलता का मापदंड अलग अलग है। और उसी से हम संतुष्टि जीवन में तय करते हैं कि हमारा सेटिस्फेक्शन, किसी को किसी की मदद करके संतुष्टि मिलती है, तो किसी को पैसा कमाकर संतुष्टि मिलती है, तो किसी को भौतिक सुविधाएं जुटाकर पैसा मिलती है, कोई, जो हम मिनिमाइजेशन की भी बात कर रहे थे, कोई उसमें अपने आप को बहुत संतुष्ट महसूस करता है, कोई कर्ज लेकर सुविधाएं जुटाकर अपने आप को सफल महसूस करता है, तो कोई न्यूनतम आवश्यकताओं में जीकर एक संतुष्टि का जीवन जीता है और एक शांति का जीवन जीता है, उसमें सफलता महसूस करता है कि मेरे ऊपर किसी का ऋण नहीं है, किसी का दबाव नहीं है, कोई मुझे मांगने नहीं जाना है, कोई मेरे ऊपर मांग करने के लिए नहीं आ रहा है। मतलब सबके अपने अपने फर्क है, नजरिए में जो फर्क है वो सबका अलग अलग है। तो क्या हम सफलता का जो सही मापदंड है वो अपने बच्चों को हम सिखा पाते हैं क्या उसको? और सबसे बड़ी बात है कि एक अच्छा इंसान, एक अच्छा मनुष्य, उसको बनाना जो एक समाज को समझ सके, एक समाज में बेहतर एक व्यवस्था के लिए कहीं ना कहीं सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ वो काम कर सके, अपने जीवन के साथ, अपनी आजीविका के साथ समाज के विकास में भी कंट्रीब्यूट कर सके, एक ऐसा बच्चा अगर हम तैयार कर सकते हैं, उसको ये संस्कार दे सकते हैं, तो शायद हमारी पूरी पेरेंटिंग सफल है। और मुझे लगता है कि पुस्तक शायद इस दिशा में एक अच्छा संकेत करती है, उन सारे रास्तों को बताती है, उन सारे तरीकों को बताती है कि अब कैसे एक बच्चे को अपने बेहतर मनुष्य बना सकते हैं, बेहतर इंसान बना सकते हैं, और वो समाज में पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपना कंट्रीब्यूशन कर सकता है। तो शायद ये पुस्तक की एक खास बात है। तो मुझे लगता है कि इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर और बहुत समसामयिक आज की जरूरत को ध्यान में रखकर, क्योंकि ये समस्या, चिंता लगातार बढ़ती जा रही है, और मुझे लगता है ये पुस्तक जितनी आज रिलेवेंट है उससे ज़्यादा आने वाले समय में रिलेवेंट होने वाली है। जिस तरह की डिजिटल टेक्नोलॉजी और उसके जो सब इंटरफेरेंस आज हमारे सोशल लाइफ में हो रहे हैं, उसमें ये चिंताएं आगे और बढ़ेंगी। तो उन चिंताओं का समाधान अगर आज हमने नहीं खोजा या नहीं ढूंढा या लोगों को उसकी दिशा में, क्योंकि ये एक पेरेंटल अवेयरनेस की दिशा में भी कदम है ये पुस्तक, वहाँ भी कहीं ना कहीं एक अपना कंट्रीब्यूशन करने में सफल होगी। इसलिए मुझे लगता है कि इस पुस्तक को सबको पढ़ना चाहिए और सबको पढ़ने के लिए कहना चाहिए। और आज इस सवाल को खत्म कर देना चाहिए कि क्या पेरेंटिंग जो है सिखाए जाने की जरूरत है, पढ़ाए जाने की जरूरत है, या उस पर पुस्तक की जरूरत है, क्योंकि हम कहते थे कि पहले तो सब होता था, लेकिन इसलिए आज मुझे लगता है कि इसकी जरूरत है। आज बहुत सारे ऐसे विषय हमारे सामने आ गए हैं जिनको सिखाया पढ़ाया जाना चाहिए, जिन पर पुस्तकों की आवश्यकता है। पहले जिनको हम सोचते थे कि ये तो नेचुरल प्रोसेस का पार्ट है, ये चीजें आज कई बहुत सारी चीजें खत्म हुई, इसमें ये भी विषय